तो चलिए आज हम क्लास 12 का फिजिक्स यानी भौतिकी अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे और अध्याय 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। लेकिन किसी किसी बुक में विद्युत विभव तथा धारिता लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में न पड़े, क्योंकि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को हम विद्युत विभव तथा धारिता भी बोल सकते हैं। तो कन्फ्यूजन होने की पहली बात ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि इसी में कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि यार आप दूसरा बुक में विद्युत विभव तथा धारिता लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो विद्युत विभव तथा धारिता जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक्सरसाइज है। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अध्याय एक अच्छे से कंप्लीट हो भी गया होगा। और हम पूरा एनसीईआरटी बुक के ही पैटर्न पर पढ़ाते हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगा न्यूमेरिकल कराने की वो सारे चीज़ हम कराते रहते हैं। और पूरा यदि फिजिक्स पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इस विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, सबसे पहले विद्युत विभव तथा धारिता हमने हेडिंग डाल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आईएएस ये भी कर रहे हो यानी 12 क्लास कर रहे हो, अब जब भी यहाँ से आप लोग बीएससी करेंगे या कोई भी पढ़ाई करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से, तो आप लोग को सारा चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। कोई भी यदि साइंस से अपना करना चाहते हैं कुछ भी, तो बीएससी करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, जो भी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं वो सारा डिग्री क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। नहीं, मतलब इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा डिग्री इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारा इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब बात आप लोग समझ में आ गया होगा। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आते हैं कि विद्युत विभव। देखो, एक टॉपिक ये बनेगा विद्युत विभव और एक बनेगा विद्युत धारिता, यानी धारिता और विद्युत विभव, इसमें दो टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव पर चर्चा करते हैं। कहीं कहीं सिर्फ देखो, पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, देखो विद्युत विभव जो है एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना होगा, ठीक है। देखो, विद्युत विभव का जो मेन डिफिनेशन होता है वो कहता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। अब देखो, पहले समझो, पहली बात को समझो। हम आपको पहले फिगर से समझाना चाहेंगे, फिर डिफिनेशन से समझाना चाहेंगे, फिर उसको परिभाषा भी लिखवा देंगे। मतलब कि पहले इसका मतलब समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। पहले देखिए, एक आपको हम बात बताते हैं। ये विद्युत मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब तो समझ रहे हो ना, जो हम लोग घर विद्युत आता है वही विद्युत का बात हो रहा है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कोई आवेश द्वारा, मान लो कोई आवेश है, ध्यान से देखिएगा, सारा परिभाषा लिखवाएंगे, परिभाषा का चक्कर नहीं रहिए, पहले ध्यान से समझिए, पढ़िए। किसी आवेश द्वारा, कोई मान लो आवेश है, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, किसी आवेश द्वारा, कोई यदि मान लो आवेश है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। यदि कोई मान लो आवेश है तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार से? दो प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहला है, इसमें पहला होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, क्या लिखना है तो लिख लीजिए, इसको ऐसे समझिए, सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, आपको कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझिए, क्योंकि हम लोग विद्युत विभव पढ़ रहे हैं ना, तो पहले कुछ आवेश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार से उत्पन्न किए सकते हैं? दो प्रकार से। पहला कौन? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, याद रहेगा, आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा,
और दूसरा है विद्युत विभव द्वारा। तो वही हम लोग विद्युत विभव के आज हम लोग बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहला जो है विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट जो है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो सेकेंड है विद्युत विभव के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र की विद्युत आवेश में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न किया जा सकता है, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। कोई आपसे पूछे कि विद्युत विभव है क्या? ये भौतिक एक गुण होता है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारण करता है। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव जो होता है एक भौतिक गुण है। इसका काम क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को निर्धारण करना है, दिशा बताता है, दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हुआ विद्युत विभव के बारे में छोटा छोटा जानकारी, लेकिन इतना ही से नहीं होगा, अभी रुकिए, अभी बहुत चीज सिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी आइए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है और यहाँ पर भी कोई एक आवेश है, ये 100 कूलाम है और ये 20 कूलाम है। अब इसमें इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दिए। ठीक है, पहले फिगर से समझो, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाएंगे, और ऐसा डेफिनेशन लिखवाएंगे ना कि आप लोग को आज तक से ऐसा डेफिनेशन कोई पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करते हैं कि मान लो कि एक करंट जा रहा है, यानी विद्युत जा रहा है। अब बताओ आप लोग, यहाँ पर क्या है 100 कूलम और 20 कूलम। अब इसमें से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें जाएगा, आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हो। कितने बच्चे कहेंगे कि सर 100 में से 20 जाएगा, या 20 में से मतलब ज्यादा में से कम में होगा, कम में से ज्यादा में होगा। लेकिन देखो आप इसको नहीं बता पाओगे, लेकिन आपको हम अभी फिगर में बताते हैं और कुछ डिफिनेशन से। जैसे देखो यहाँ पर एक धारिता है, ठीक है, कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में पानी रखा गया है। पानी की जो मात्रा है इसमें 100 लीटर है। कितना लीटर? 100 लीटर। और यहाँ पर भी एक कंटेनर है और इसमें जानते हो इसमें पानी रखा गया है 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। अब बताओ इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। अब जो पानी इसमें 100 लीटर है और इसमें 20 लीटर है, तो पानी 20 लीटर में से 100 लीटर में आ गया कि 100 लीटर में से 20 लीटर जाएगा। अब तो आप पाका कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये 20 लीटर वाला थोड़ा ऊंचा हाइट पर है इसलिए इसमें आएगा। तो फिर देखो तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो जाएगा ना। 20 में से 100 में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन आता है। कंडीशन क्या कहता है कि आवेश की प्रवाह की तुलना तरल के प्रवाह ऊष्मा के प्रवाह से की जा सकती है। तरल मतलब क्या होता है? देखो आवेश का जो प्रवाह की तुलना जो है, अब प्रवाह किसमें हो रहा है इसके लिए मतलब ऊष्मा के प्रवाह से की जा सकती है। जिसमें पहला आता है तरल का प्रवाह। क्या आता है? तरल का प्रवाह। अब ये तरल का प्रवाह क्या करता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और एक दूसरा होता है ऊष्मा का प्रवाह। दूसरा क्या होता है? अभी सब पढ़ना नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह। अब ऊष्मा का प्रवाह क्या करता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम विद्युत विभव को किधर करंट जा रहा है, किधर विद्युत जा रहा है, उससे पता लगा सकते हैं। और एक तब तक काम होता है जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर 100 लीटर है, यहाँ पर 20 लीटर है, तो इसमें का पानी कब तक आएगा? इसके इक्वल, इसके जहाँ तक एज, इसका जो हाइट है इसके बराबर जब तक ना हो जाए तब तक इसमें से इसमें पानी आएगा। ये मैटर नहीं करता है कि ये 100 लीटर है 20 लीटर है, कि अब ऐसा मत समझना कि 100 लीटर है तो इसमें आएगा, नहीं, इसका हाइट देखो। ठीक है, तो पानी का मात्रा किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर जो पानी का मात्रा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना पानी है, मतलब 100 लीटर है इसमें 20 लीटर है, तो पानी के मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि क्वांटिटी पर मतलब डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये बात हुआ। तो आवेश क्या है? एक प्रवाह की दिशा है। आवेश क्या होता है? एक प्रवाह की दिशा होता है, उसको हम विभव कहते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो विभव एक आवेश की प्रवाह है। ठीक है, विभव का है एक आवेश की प्रवाह है। तो अब चलिए, ये सब तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन था विद्युत विभव के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है,
आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या है, आखिर विद्युत विभव का परिभाषा क्या है। पहले हम इसको फार्मूला से निकालेंगे, उसके बाद हम फिर परिभाषा लिखवाएंगे इसको, ठीक ना। पहले समझिए, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं और V बराबर होता है W/Q। अब देखो, जो W है वो होता है वर्क यानी कार्य, इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं, और जो Q है वो क्या होता है, आवेश। याद रहेगा, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। अब ये मत समझना कि सर अभी आप डिफिनेशन बता रहे हो, परिभाषा लिखवा ही नहीं, अभी सब लिखवाएंगे, बस पहले आपको याद कराने के लिए सब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ठीक है। जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसके बारे में पहले चर्चा करना बहुत जरूरी है। परिभाषा तो याद करना ही है, लेकिन हम ऐसा जान जाए कि परिभाषा याद करने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लेंगे तो परिभाषा याद करने में टाइम नहीं लगेगा, ये बात होती है, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं रहो। तो विद्युत विभव V = W/Q। W क्या है, कार्य है, Q एक आवेश है। तो देखो, जब हम Q का मान एकांक आवेश रख दें यानी 1 रख दें, माना Q का मान हमने 1 रख दिया, क्यों 1 रखा, क्योंकि कहीं भी कोई भी फार्मूला पर जांच करने के लिए एकांक आवेश रखा जाता है, ठीक है। तो माना Q = 1, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर W/1 हो जाएगा ना, W/1, यानी V बराबर क्या हो गया, W, यानी V = W हो गया। तो इकाई आवेश पर इसका परिभाषा क्या बनेगा, इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इकाई आवेश पर किया गया कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इकाई आवेश पर किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। याद रहेगा सबको। लेकिन अब विभव और विद्युत विभव में फिर कहेंगे फर्क क्या है सर, सिर्फ फिर तो आप विभव ही लिखवा दिए, तो यहाँ पर विद्युत भी लिख सकते हो। कोई आपसे विभव का परिभाषा पूछे या विद्युत विभव का, दोनों एक ही होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो कहीं कहीं टीचर लिखवाते हैं सिर्फ विभव क्या है, लेकिन उनका मकसद होता है कि विद्युत विभव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो विद्युत विभव किसको कहेंगे, इकाई आवेश पर किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन ये क्या ये हमारा डिफिनेशन उचित है, हर जगह अप्लाई होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये सिर्फ जब Q का मान 1 हो रहा था तब ये परिभाषा काम कर रहा है। तो आप कहोगे भाई साहब जब इतना ये भी फार्मूला काम में नहीं आएगा तो मेन टॉपिक पर जल्दी आओ ना। तो देखो, हम इसलिए ये सब चीज बता रहे हैं कि ये सब जो हम Q = 1 पर क्यों रख करके बताएं आपको विद्युत विभव का फार्मूला, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ बातें आप लोग को बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने डिफिनेशन पर आते हैं और आप लोग को समझाएंगे। देखो, यहाँ से मेन टॉपिक है और इसको याद रखिएगा, यहीं आप एग्जाम में लिखिएगा इसका परिभाषा, विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसका डिफिनेशन होता है कि एकांक आवेश को, कौन सा आवेश, एकांक, एकांक मतलब एक, एकांक आवेश को अनंत, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखो अब इसको फिगर से समझाते हैं। अभी जैसे क्या बोल रहा है परिभाषा के, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, तो पहले एक विद्युत क्षेत्र बनाओ, ये देखो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश कहाँ पर, अनंत, तो अनंत मतलब क्या,
अनंत का मतलब होता है, एकांक आवेश हमने यहाँ पर रख लिया, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, हमने इसको बहुत दूर रखा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र के बिंदु हुआ, कहाँ से, एकांक आवेश को, एकांक आवेश यहाँ रख दिया, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, मतलब कि यहाँ से इसको यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, एकांक आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, और यहीं पर जो किया गया कार्य, एक क्या हो रहा है, एक कार्य हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, यही कार्य किया, यही कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। यदि मन में आपको डिफिनेशन याद रहेगा, कोई मान लो एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई एक अनंत पर एकांक आवेश है, और इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो क्या आपको परिभाषा याद नहीं रहेगा, बिल्कुल 100% याद रहेगा, और ये कभी कभी 2 मार्क्स के आ जाते हैं। जब भी विद्युत विभव आपको 2 मार्क्स के आए तो ऐसे ही लिखिएगा, और साथ में भी लिखिएगा तथा इसे भी से सूचित किया जाता है, ये भी बात लिख लीजिएगा, थोड़ा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और भी इक्वल टू क्या होता है, W/Q, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनर आप पर बहुत खुश हो जाएगा। समझ में आई बात। और साथ में यदि और कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लिखना चाहते हैं तो और आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका आप मात्रक लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर ना लिख करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, विद्युत, और एक नंबर में भी आता है, ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रहेगा। और विद्युत विभव मान लो कोई पूछ दिया जाए कि विद्युत विभव कौन सा राशि है, विद्युत विभव, विद्युत विभव कौन सा राशि है, देखिए बार आंसर हम लिख देते हैं कि विद्युत विभव अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, याद रहेगा। और विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होता है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, mL²T⁻³ इनवर्स होता है, याद रहेगा। तो विद्युत विभव का मात्रक है चाहे सिर्फ विभव का मात्रक है, दोनों एक ही बात है, ये तो बात आपको बता ही दिए, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है, ठीक है, थोड़ा सा पेज लाते हैं, पेज मेरा खत्म हो गया, ठीक है, पेज आपको लाता हूँ। देखिए अभी हम आपको बहुत हमेशा पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट, देखो 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहें सर 1 वोल्ट क्या होता है, देखो 1 वोल्ट का परिभाषा पूछता है यार। अभी कैसे पूछता है, देखो 1 वोल्ट के बारे में पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको डिफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है। 1 वोल्ट यानी V= क्या होता है आपको पता है ना, W/Q। तो यदि मान लो कि W का वैल्यू यानी वर्क जो है 1 जूल है, जो कार्य को मात्रक होता है जो जूल में होता है, ठीक है, और Q आवेश जो है 1 है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, सॉरी Q का आवेश क्या होता है, Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है 1 वोल्ट किसको कहेंगे, जब हमारा वर्क और आवेश 1 हो जाए तो V= क्या होगा, V=1/1, यानी V का भी वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। देखो परिभाषा में आता है कि 1 वोल्ट क्या है, इसका परिभाषा बताइए, इसको 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट का जो डिफिनेशन होता है कहता है यदि 1 कूलाम्ब आवेश को
ध्यान से देखिएगा, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल के कार्य करना पड़े उसे 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 वोल्ट का डिफिनेशन हो गया और ये आपको कभी भी 2 मार्क्स में आ जाता है घूम फिर करके। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। जस्ट उसी तरह विद्युत विभव की तरह है, कह रहा है कि 1 वोल्ट का डिफिनेशन, यदि 1 कूलाम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग विद्युत विभव के बारे में गहराई से जानकारी थोड़ा हो गया। ठीक है, अब ऐसा मत समझिए कि आज ही पढ़ रहे हैं आज ही आप लोग को 100% हो जाएगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, आप रिवीजन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। जहाँ भी दिक्कत आएगा हम हैं। ठीक है, और जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा वो सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पर 8383896119। ठीक है, जिनको पूरा फिजिक्स पढ़ना है वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिनको पढ़ना है वही लोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हुआ हमारा क्या, ये बात हुआ हमारा किसका, सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभव का। अब इसमें इसके बाद जो टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, DI है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तब विभवांतर का ही परिभाषा हमेशा पूछ लिया जाता है। तो पहले फिगर समझिए, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में देखो विद्युत विभव में जो एकांक आवेश रखा जाता था विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर रखा जाता था। ठीक है, लेकिन विभवांतर में जो होता है इसमें जो बिंदु होता है दोनों अंदर होता है, एक यहाँ पर A पॉइंट है और एक यहाँ पर B पॉइंट है, यानी वोल्ट A और ये वोल्ट B। अब इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। यानी VA माइनस VB इक्वल टू W/Q वोल्ट। यानी विभवांतर का भी फॉर्मूला W/Q ही होगा, लेकिन विभवांतर को VA माइनस VB कहेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका परिभाषा जो बनेगा, मेन चीज आपको लोगों को यदि एग्जाम में आता है विभवांतर लिखने के लिए तो लिखिएगा, एकांक आवेश को एक पिंड से, एक पिंड नहीं, पिंड कहाँ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यदि मान लीजिए कि विभवांतर का डिफिनेशन आ गया, ठीक है, तब विभवांतर ऐसे लिख करके और तीर का साइन मारिए और एक परिभाषा लिख दीजिए कि आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। डिफिनेशन लिख लिए, उसके बाद हम इस फिगर को दिखा देंगे और उसके बाद इस फार्मूला को दिखा देंगे। हम आपको इसलिए पहले बताते हैं, थोड़ा आप लोग पहले कुछ इसके बारे में समझिए, डिफिनेशन को रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। देखिए अब हम लोग जो सीखेंगे
बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़े वो क्या पढ़े, विभव और विभवांतर में अंतर, वो तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। आप तो सर एक ही बात कितना बार बोलोगे, तो चलो अब हम ट्राई करते हैं। हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताते हैं, बहुत जानना आपको जरूरी है। जरूरी ये है कि बिंदु आवेश कारण विभव की गणना जो है आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल कर आएगा विद्युत विभव का, जो कि हर जगह न्यूमेरिकल में काम करता है, और हमारा कभी भी लॉन्ग में ही आएगा। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आ जाएगा तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि सर पढ़ाए तो थे लेकिन समझ में नहीं आया था, पढ़े नहीं थे, ध्यान नहीं दिए थे, छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिंदु आवेश कारण विभव की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई एक आवेश ले लेते हैं, कोई बिंदु आवेश है ना, एक बिंदु आवेश ले लिए, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं O, और एक क्या है, प्लस आवेश, ठीक है। कोई भी आवेश अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की निर्माण करता है। पता है ना कि कोई भी जो आवेश रहता है, ये प्लस है, कोई भी आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र की निर्माण करता है, ये तो बात सबको पता है। अब क्या करेंगे, देखो एक यहाँ से कोई अनंत बिंदु पर बिंदु कोई P है, रख दिए, क्या रख दिए, P। विभव और विभवांतर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ से एक अनंत बिंदु P है। अब यहाँ से एक छोटा सा दूरी, एक बिंदु A है और एक बिंदु B हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, मान लेते हैं x, ये अपने से मानना है, हम x माने तो आप y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक अनंत तक के लिए उसको हम r भी मान सकते हैं, चाहे d मान लो, ये दूरी d है। तो यहाँ से O से B की दूरी x है, तो A से B की दूरी क्या होगा, ये छोटा सा दूरी है ना, इसको हम dx भी कह सकते हैं। d लगने का मतलब क्या होता है, छोटा दूरी। ये सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ने को मिलता है, लेकिन आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी सीखो। जब हम आप लोग को 12 में चैप्टर 5 पढ़ा देंगे ना, सब समझ में आ जाने लगेगा, 5 और 7, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है जिसका चार्ज क्या है, प्लस q। यहाँ पर इसको हम O मान लिए, यहाँ अनंत बिंदु P है, यहाँ पर एक बीच में एक छोटा सा दूरी है, बिंदु A और B है, जिनके बीच की दूरी dx हो गया, और O से B की दूरी x और O से P की दूरी d है। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आपको तो गणना करना है ना, दिखाना है, तो क्या करेंगे, जो फिगर में हम काम किए हैं इसी को लिखना भी पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखना है अपने खुद से, हम जो बोल रहे हैं वही चीज़ सेम नहीं लिखना है, ठीक है। देखो ऐसे हम लिख करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। जैसे लिख रहे हो वैसे लिखना एग्जाम में, ठीक है। माना, इसको याद नहीं करना है, खुद से फिगर से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, O पर क्या है, एक बिंदु आवेश है, वही जो हम किए ना वही काम यहाँ पर लिख रहे हैं। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, और मेरा कलम जो है, पेन का निब जो है इंड हो गया, तो दूसरा लाते हैं, ठीक है। स्थित है तथा इसके कारण क्या हो रहा है, O से D पर एक क्या बन रहा है, बिंदु A, ये बन रहा है ना। O से D दूरी पर लिखो, D क्या है, दूरी है ना, D दूरी पर एक अन्य बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो कूलाम के नियम से क्या कर देंगे, देखो लिखेंगे कूलाम के नियम से जो धन आवेश है ना,
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण आवेश बी पर, आवेश बी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो बिंदु बी पर बोल रहे हैं कि जो बिंदु कहाँ पर लगने वाला आवेश क्यू पर लगने वाला आवेश, सॉरी कहाँ से मिस्टेक, कूलाम के नियम से प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश कारण परीक्षण बी पर, ये बी है ना, लिखना भूल गए, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण, मतलब इसको तो हम अपना खुद से लिए ना, परीक्षण बी आवेश पर, यहाँ से देखो कारण के बाद परीक्षण बी आवेश पर लगने वाला बल से। चलिए तो क्या होगा, देखो लिखेंगे बिंदु बी पर, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु यहाँ बी भी छूट रहा है यार, बी क्यों छूट रहा है बार बार यार, बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, याद है, E बराबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे ना, E बराबर 1/4 पाई अपसलाई नॉट क्यू आवेश के कारण ना, तो क्यू बाई एक आर स्क्वायर होता है, तो आर के बदले क्या दिया है, डी दिया बोल रहे हैं, एक्स, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, एक्स, दूरी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, याद रहेगा ना, याद तो रहना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ना फॉर्मूला होता है, क्यों लग रहा है भाई, कूलाम के नियम से चल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश कारण परीक्षण बी पर लगने वाले बल के हिसाब से बिंदु बी पर विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर लिखते, लेकिन हम क्यों एक्स स्क्वायर लिखे, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है एक्स है, तो हम एक्स ही लिखेंगे, यदि इसको आर मारते हैं तो आर लिखते हैं। ठीक है, आर मारते नहीं, आर लिखते तो आर यहाँ पर भी लिखते हैं, मारने या मारने की बात नहीं हो रहा है। ठीक है चलिए तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एकांक आवेश को बी से ए लाने की, मतलब एकांक आवेश एकांक आवेश, ठीक है, एकांक आवेश को, एकांक आवेश है ना, एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, मतलब एकांक आवेश जो है बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो लिखेंगे एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगी, यानी कार्य DW, कार्य क्यों, डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी आपको बताते हैं, पहले कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, यहाँ पर लिख दें, ये रफ में लिख देते हैं। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, याद तो होगा आप लोगों को। तो कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो बल क्या है, E, तो E हो गया इनटू विस्थापन, यहाँ पर क्या है, विस्थापन क्या है, यहाँ से यहाँ तक dx। अब ये देखो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो आपको बताया गया था, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया कि यहाँ पर दोनों धन आवेश है, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। ठीक है, जब दोनों धन आवेश रहता है, यहाँ भी धन आवेश यहाँ भी धन आवेश, जब दोनों धन आवेश रहता है, क्योंकि एकांक धन आवेश भी लिए है ना, एकांक धन आवेश लिए हैं, तो दोनों जब धन आवेश रहता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या कर्षण, प्रतिकर्षण होता है, यानी घटना पड़ेगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, क्यों, क्योंकि दोनों धन आवेश होने के कारण। ठीक है, तो प्रतिकर्षण होगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब देखो DW इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस E, तो माइनस का माइनस, E का जो मान देखो ये दिया गया है 1/4 पाई अपसलाई नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर,
और dx, तो dx ही रहेगा विस्थापन। ठीक है, अब देखिए एकांक आवेश को अनंत से d तक लाने में ये किया गया कार्य, अभी तुमने x का काम ये किया ना, अब d से लाने में किया गया कार्य। अगेन चलेंगे, एकांक आवेश को अनंत से d तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इजकल टू, देखो अब यहां से यहां अनंत मतलब पूरा निकलना है ना। देखो समझो बात को, आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर DW क्यों लिखे हैं और यहाँ पर सिर्फ W क्यों लिखे हैं, एक तो आपको प्रॉब्लम आता होगा। तो देखो ये हम छोटा डिस्टेंस निकाले हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखो B से A तक मतलब छोटा मतलब कब लगता है, जब डिफरेंशिएशन लग जाता है D मतलब छोटा डिस्टेंस निकालने के लिए, और पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए उसमें क्या लगता है, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक कार्य निकालने में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ तक, अनंत से ना, अनंत को साइन क्या होता है माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, D तक ना, माइनस इन्फिनिट से D तक हमने लगा दिया और ये हो जाएगा DW। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने D लगाया, यहाँ पर समाकलन यानी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, क्यों, तो रीजन है कि ये जो D लगता है छोटा डिस्टेंस निकालने के लिए, और जो इंटीग्रेशन लगता है वो टोटल कुल निकालने के लिए होता है। हमें अभी क्या करना है, कुल निकालना है, इसलिए यहाँ पर A लगा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो W इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट से D तक। अब देखो यहाँ पर DW है, तो DW मतलब ये देखो DW का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, DW का वैल्यू कितना दिया है, इतना, इसको लिख लो -1/4 एप्सिलॉन नॉट, -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/x² और यहाँ पर dx। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो। अब एक बात याद रखना, जब बीच में बराबर का साइन लगता है ना, तो यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी होता है। ठीक है, तो W बराबर इन्फिनाइट टू D। अब एक बात याद रखो, आप लोग तो अभी समाकलन शायद नहीं पढ़े होंगे, तो समाकलन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है ना उसको बाहर कर देता है। अब कांस्टेंट इसमें कैसे पहचानेंगे कि x कांस्टेंट है कि a कांस्टेंट है कि q कांस्टेंट है, तो देखो x के साथ है ना, यहाँ पर dx लगाया ना, तो ये देखो एक कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब क्या कांस्टेंट है। अभी जब समाकलन पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, यदि पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, -Q/4 एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर दिया, क्या बच जाएगा 1/x² dx आपका बच गया। थोड़ा ज़्यादा गलत हो रहा है, गलत क्या हो रहा है कि गुज्जू मुजू हो रहा है। ठीक है, गुज्जू मुजू मतलब करने का एक ही जगह सटा कर लिख रहे हैं। ठीक है, ये देहाती भाषा हमने बोल दिया गुज्जू मुजू। ठीक है, पहले हम लोग छोटे थे तो बोलते थे कि नहीं होता है कि ऐसे ऐसे लिखते थे, अरे बड़ा गुज्जू मुजू लिखता है जी, ऐसे हम लोग बोलते थे पहले क्लास में। चलो, तो W इजकल टू अब हम साफ साफ लिखेंगे, W इजकल टू इन्फिनाइट से D और बाहर में क्या आ गया -Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/x²। तो x² को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, इनवर्स -2 हो जाएगा dx। अब यहाँ से एक फार्मूला लगता है, इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे शायद, या नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए। x के पावर n, जब x के पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला निकालना होता है तो x के पावर n+1/n+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x के पावर -2 n का मान -2 है, तो इस फार्मूला पर कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा, W इजकल टू -Q/4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनाइट से D और x के पावर -2 है तो -2+1/-2+1। ठीक है, और देखो एक बात याद रखिए, जब यहाँ इंटीग्रेशन x के पावर n रहता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो यहाँ भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये स्टेप हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, W इजकल टू -Q/4 एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, इसको हम फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन खत्म होता है ना, तो x के पावर -2+1/-2+1 हो गया। और यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है, जो लिमिट है इन्फिनाइट से D तक, इसको यहाँ लिख लिया जाता है।
अब इसको सॉल्व करिए। W इजकल टू माइनस क्यू बाई 4πε0 और ये हो जाएगा x के पावर -1 बटा नीचे -1 और ये इन्फिनाइट से d। अब क्या हो जाएगा, W इजकल टू -1 है ना, बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस क्यू बाई 4πε0 x इन्वर्स है तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि x इन्वर्स को 1/x लिखो चाहे 1/x को x इन्वर्स लिखो, बात एक ही है, इन्फिनाइट से d तक। अब क्या करेंगे, W बराबर, अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, देखो q बाई 4πε0 पहले इन्फिनाइट पहले क्या करेंगे d लगाएंगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1/d, जहाँ x रहेगा 1 लग जाता है, अब फिर क्या है बाटा में है ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्फिनाइट यानी लोअर लिमिट जहाँ x है लग जाएगा तो 1/इन्फिनाइट, ठीक है। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे ना उनको समझ में आ रहा होगा, जो लोग नहीं पढ़े उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी कोई बात नहीं, समझो, जितना बता रहे उतना पढ़ो। इंटीग्रेशन में सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, बहुत चीज़, बहुत इतना मिल जाएगा कि सब आपको हलवा लग जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको तो लग रहा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन समझो कोई बात नहीं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। रिवीजन करो अभी, क्योंकि एक ही दिन में समाकलन सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लास 12 में आपको 7.1 से लेकर 12 तक पढ़ना है, 12 एक्सरसाइज है, तो एक दिन में ऐसे कैसे समझ में आने वाला है, पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो W इजकल टू क्यू बाई, क्यू है 4 मत समझना, 4πε0 और यहाँ से 1/d तो 1/d ही रहेगा, अब माइनस 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट का यहाँ पर याद रखिएगा 1/इन्फिनाइट का जो मान होता है वो 0 होता है, ये हो गया 0। अब इसको मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्यू बाई 4πε0 d हो जाएगा। ये देखो इतना आ गया, आपका जो कार्य लग रहा है वहाँ से यहाँ तक आने में इतना हो रहा है। अब देखिए आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, याद है, कुछ नहीं याद है, ठीक है, देखो बताते हैं आपको। आपको पढ़ाए थे विद्युत विभव, क्या बोले थे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये भी तो एकांक आवेश से यहाँ पर इसको लिया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत विभव ही बोलेंगे, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, W के बदले हम क्या लिख सकते हैं V, तो V बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई, क्योंकि विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर 4πε0 d, ये आपका विद्युत विभव का फार्मूला हो गया, ठीक है। और एक पढ़ाया गया था आपको परावैद्युतांक, जिसको K से डिनोट किया जाता था, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, इसमें परावैद्युतांक लगाएंगे तो Q बाई, या ऐसे कर लो 1/4πε0 के 1 नहीं Q है ना, तो Q/d, ये हमारा परावैद्युतांक जब दिया रहेगा तब लगता है, लेकिन आपको ए मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब भी आपको ए आएगा बिंदु आवेश कारण विभव की गणना करने के लिए, तो 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, और अच्छे से इसको लिख कर बना दीजिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि बिंदु आवेश कारण विभव की गणना, इसमें मेन चीज़ है फिगर, उसके बाद लिखना तो आप जानते हैं, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी बात इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको तो पढ़ना होगा बाबू, तभी समझ में आ पाएगा, ऐसे कहाँ से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जितना समझ में आया होगा मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश किया, लेकिन यदि आपको 20% या 30% या 50% भी समझ में आया होगा ना, आप एक दिन जरूर कंप्लीट कर लेंगे जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो। और नहीं तो आप कहेंगे कि सर फिजिक्स हम मान लो हम बायो लिए हैं और हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो हम मैथ कहाँ पढ़ने जाएंगे, उसके लिए बताते हैं उपाय। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चाहे 83838961 पर कॉल करके मेरे से बोलिएगा, चाहे मैसेज करिएगा, सर फिजिक्स का हर चैप्टर का जो मैथ यूज है उसका एक बेसिक वीडियो ही बनाते जाइए, जितना मैथ कंप्लीट है उसके लिए स्पेशल, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के लिए एक वीडियो बनाइए, चैप्टर 1 के लिए वीडियो बनाइए, और उस पर जितना भी चैप्टर 1 के लिए मैथ के लिए जितना उसमें मैथ यूज होगा उसका सारा फार्मूला थ्योरी दे दीजिए। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी जो यूज है उसका भी एक वीडियो बना दीजिए। आप कहेंगे तो जरूर ऐसा काम करेंगे। और हाँ, आप लोग प्लीज़ नोट्स जरूर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आकर के नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स ले लेंगे तो आपको देखने में बार बार बहुत दिक्कत होता है, लेकिन नोट्स रहेगा तो आपको आराम रहेगा पढ़ने लिखने में, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं, आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, पहले आपको समझना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जब रहे तो उसके साथ अक्षीय स्थिति पर उसका गणना कैसे करेंगे, निरक्षीय स्थिति पर गणना कैसे करेंगे, तो यही आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इससे पहले जो आप लोग पढ़े वो क्या पढ़े थे कि विद्युत विभव की गणना कैसे की जाती है। तो विद्युत विभव की गणना आप लोग बहुत अच्छे से समझे, उसको सॉल्व भी किए, उसको प्रूव भी किए। उसी पर अब हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति बताना है। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में आप लोग को जब चैप्टर 1 पर भी अक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव कारण बताए थे, निकाल करके गणना करके बताए थे। अब उसी तरह विद्युत विभव पर भी अक्षीय स्थिति निकलेगा। यदि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं होगा तो आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगी बातें। तो पहले चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट किए होंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, बहुत इजी भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम आज गणना करेंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे, और ये हमारे हमेशा 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति का फिगर कैसा होता है पता है? देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब आपको तो पता है ना, यहाँ से विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ जो इसका दूरी होता है वो क्या होता है 2a। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते थे। ठीक है, अब देखो आपको तो ये भी पता है, इसका नाम a दे दो और यहाँ पर कोई o एक बिंदु है। ठीक है, इनको 2 भाग में बांटने के लिए, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा a। हमें अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु P ले लेंगे। एक यहाँ से बिंदु P ले लिए जो इधर जा रही है हवा में, वायु में जा रही है, वायु में स्थित है, इसका नाम दे दो P। ठीक है, और इसका नाम दे दो A, इसका O, इसका B दे दो। और यहाँ से जो दूरी है P वो कहाँ स्थित है, हवा में स्थित है, यानी वायु में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के टोटल डिस्टेंस कितना, r मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी r है। तब आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो जो फिगर में हम काम किए हैं इसको पहले लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, तो देखो जो किए हैं वही लिखेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव, AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। माना एक, ये सब विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पिछले वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में यानी चैप्टर में सब पढ़ा दिए थे। ठीक है, ये सब बात पूछने लायक नहीं है और समझने लायक वहीं पर है। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कहने लिए आप लोग बहुत गलत साबित होंगे। ठीक है, ये नहीं कहो कि सर हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते नहीं है, भाई सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बार बार थोड़ी पढ़ाएंगे, देर लगेगा ना। विद्युत द्विध्रुव AB, इसका नाम क्या है AB। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q2L ना, जिसका अच्छे से लिखो, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, P = Q × 2L है। ठीक है, कि मध्य, इसके बीच में क्या है, मध्य, इनके बीच में मध्य में O बिंदु है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में, ये क्या है, अक्षीय स्थिति बन रहा है, दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जो कहाँ स्थित है, वायु में, जो वायु में स्थित है। इसको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, वायु में स्थित है। यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब प्लस
क्यू ए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, इसको निकाल करके दोनों का परिणामी योग निकाल देंगे। आइए सबसे पहले माइनस के निकालते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण यानी क्या हो जाएगा भी माइनस क्यू, भी माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू निकाल रहे ना। तब विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर यानी इसका दूरी क्या है, इसके लिए ए से कहाँ तक, इसके लिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यानी ए पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, v माइनस क्यू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए पी। ए से पी की दूरी क्या है, देखो ए से पी की दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी ए है और यहाँ से दूरी आर है, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आर प्लस ए, चाहे ए प्लस आर को, बात एक ही है, इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्यू है वो माइनस क्यू आवेश के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश वाला निकाल रहे हैं, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा v प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा, इसके लिए b से p, क्या हो जाएगा b से p दूरी b p, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v प्लस क्यू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q तक q ही रहेगा क्योंकि प्लस है, और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी है वो r है, हमें यहाँ से यहाँ की सिर्फ दूरी निकालना है, क्या कर देंगे टोटल r में से a को घटा देंगे तो ये हमारा दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r माइनस a, ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम परिणामी विभव निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे परिणामी विभव, तो क्या हो जाएगा परिणामी विभव मतलब v इजकल टू क्या हो जाएगा v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा v इजकल टू, यहाँ पर प्लस क्यू का इतना है ना, इसको लिख लो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना था r माइनस ए, तो r माइनस ए हो गया, ठीक है। अब प्लस उसका कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, माइनस क्यू था ना, माइनस क्यू बाई, देखो माइनस क्यू बाई आर प्लस ए है, आर प्लस ए है, इसको कोष्ठ में रखो, ठीक है। इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कैसे, देखो दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, दोनों में कॉमन है तो निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है, इसको ले लिए, क्या बच गया 1 ऊपर है और नीचे r माइनस ए, ये प्लस और माइनस, माइनस तो है ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया, क्यू तो कॉमन ले लिए हैं तो ऊपर है 1 और नीचे r प्लस ए बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा r माइनस ए और r प्लस ए का एलसीएम r माइनस ए r प्लस ए, इसको भाग देंगे 1 टाइम्स, मतलब एक बार में कट जाएगा ये वाला, ए बचेगा, इतना से और एक से करेंगे तो हो जाएगा r प्लस ए, अब माइनस ये देखो ए कट जाएगा ए बचेगा, क्या बचेगा r माइनस ए, इतना हमारा बच गया। अब v इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्लस ए
ये माइनस है ना, दोनों में गुना करेगा तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। अब बाटा इसको गुना कराएंगे आर माइनस ए आर प्लस ए, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, एगो माइनस में एगो प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस आर प्लस आर ए 2a बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा देखो v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, q इंटू 2a। ये देखो ये जो फार्मूला है किसका है, q इंटू 2a किसका फार्मूला होता है, q इंटू 2l। ए क्या है हमारा दूरी है ना, तो q इंटू 2l किसका होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से डिनोट करते हैं, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा p, अब बाटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी फाइनल जो रिजल्ट आया यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, यदि यहाँ पर जो a है ना, जो a है इसको हम नगण्य कर देते हैं। जैसे पहले आप l पढ़ते थे कि l को नगण्य कर देंगे, l मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब l नगण्य हो जाता था, l मतलब बहुत छोटा, पहले l पढ़ते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर पुट क्या कर लिए हैं a, यदि l पुट किए रहते तो यहाँ पर a लाता। जैसे कि आप जानते हैं ना कि p इजकल टू 2ql होता है, तो a है, a क्या है वो हमारा l के जगह पर a लिख दिए, इसलिए a आ रहा था, लेकिन वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही, इसलिए हम इसके बदले क्या लिख लिए हैं p। और यहाँ पर एल स्क्वायर रहता है तो एल बहुत छोटा कर देते हैं। आपको पीछे चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, याद होगा तो आपको सब याद आ गया होगा, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तेज बच्चे ऐसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हम दिखा दिए अक्षीय स्थिति में। अब हम क्या दिखाएंगे, अब हम अगले वीडियो में निरक्षीय स्थिति को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अक्षीय स्थिति देखा था। आज हम लोग उसका सेकंड एक निरक्षीय स्थिति भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे निरक्षीय स्थिति का। आप लोग को अक्षीय स्थिति पर पहले फिगर बनाना सिखाए थे बहुत अच्छे तरीका से, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आता है हाँ सर हमको समझ में आ गया है। ठीक है, यदि आपको भी समझ में आता है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक हम ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए ए और इसका बी, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है इसको ले लो 2l। आप कुछ भी ले सकते हो, 2a भी ले सकते हो, 2l भी ले सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है एक उदासीन बिंदु जिसका नाम है O, यहाँ से इसको निकाल दो और यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसका नाम P दे दो। ठीक है, अब जो हमने फिगर बनाया और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो R। अब जो हमने फिगर बनाया इसको लिखना पड़ता है, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर पाओगे। यदि नहीं लिखोगे क्या किए हो तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए इसका मतलब भूमिका जरूर दो। ठीक है, माना जो काम किए उसको लिखना होता है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव, ये क्या लिए हैं एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव। ये आप लोग निरक्षीय स्थिति आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। ठीक है, और चैप्टर 2 में भी पढ़ना है, तो 1 जिनका कंप्लीट होगा तो 2 तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या है ए बी, ए से बी, ए बी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है 2l। 2l नहीं लिखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु क्या है O, के मध्य बिंदु O से, इनका मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति क्या बन रही है P।
उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है। जो हमने फिगर बनाया उसी को हमने सिर्फ लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम Q वाले के, फिर माइनस Q वाले के, यानी V प्लस Q का निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला जो पीछे पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहाँ से देखो एक याद रखना, यहाँ से यहाँ की दूरी L हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी L, क्योंकि पूरा 12 है तो आधा आधा L हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारा बेस है, और दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, AP, दूरी क्या है, AP। तो इसको डाल दो AP, समीकरण फर्स्ट। AP ना लिख करके आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण निकाल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट AP दे दो, लास्ट में आपको समझा देंगे। AP नहीं दिया है तो हमने AP लिख लिया, क्योंकि निकालने नहीं है, निकाल कर भी लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट लिखो, AP आपको समझाएंगे हम। तो हो गया समीकरण फर्स्ट। V अब माइनस Q के लिए निकालिए, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, इसके लिए होगा ना माइनस Q बाई R स्क्वायर, दूरी क्या होगा इसके लिए, BP, इसके लिए BP। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसका परिणामी बल निकाल लेंगे, V इक्वल टू, तो इनको दोनों क्या कर देंगे, V प्लस Q और प्लस V माइनस Q को दोनों को जोड़ देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई AP, अब प्लस इसके लिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई BP, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब हमारा हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई AP प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP। अब देखो तो सब तो बराबर है ही, लेकिन AP और BP क्या है, बराबर नहीं है। तो एक बात बताओ, यदि हम इसको निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का जो दूरी निकालेंगे, ठीक है, ये हमारा L है और ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। तो यदि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण निकालने के लिए हम करते हैं रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब दिया है R यानी R का स्क्वायर, आधार दिया है L, RL का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए ये हो गया, यानी रूट अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसके लिए भी निकालिए, इसके लिए भी क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इसके लिए भी क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है R, तो R का स्क्वायर, आधार कितना दिया है L, तो L का स्क्वायर। ये भी देखो सेम ही आया, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी दोनों क्या है, सेम है। तो अब बताओ, दोनों जब सेम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो का कि AP बराबर BP, क्यों, दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख करके चुकी में डाल सकते हो, ठीक है। अब जब दोनों बराबर है तो बताओ, इन दोनों को हम कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। तो क्या आ गया, V बराबर 0। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को निरक्षीय स्थिति भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति तो हो गया। अब इसमें एक देखिए, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी ध्यान से समझिए, ठीक है। उसको भी ध्यान से बहुत समझना जरूरी है। समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया था। आपके एनसीईआरटी बुक में भले न दिया हो, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लीजिए।
ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसका गुण भी, समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसका गुण भी बताइए, तथा इसका गुण क्या क्या है, गुण क्या क्या है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो समविभव, तो पहले हम समविभव पृष्ठ क्या है उसका परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। देखो समविभव कहने से ही पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना चाहिए, सेम होना है, समान होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, समविभव। या तो हो गया, वैसे भी नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है। दोनों साथ में आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसका गुण भी क्या क्या है, ये भी समझाइए। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लो कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा। देखो, और समविभव में देखो क्या होता है, ये देखो हमारा यहाँ पर धन आवेश है, ठीक है, और यहाँ से जो भी बल रेखाएं निकलेगी वो क्या होगी, देखो एक 90 डिग्री पर निकलेगी। मतलब यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेगी समविभव से सब बराबर होगा, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर जो बल रेखाएं निकलती है ना वो 90 डिग्री के सारे होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपको समझा देते हैं। तो जब भी आपका समविभव आए तो फिगर भी बना देना, ठीक है। उसके बाद आप लिखना कि इसका गुण क्या है, ऐसे गुण लिख करके और नंबरिंग सिस्टम ऐसे कर देना कि नंबर 1, इसमें गुण क्या क्या है उसको लिखना होगा। तो पहला गुण कहता है आपके, ये तो परिभाषा से पता चल जाएगा कि समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, समान यानी बराबर होता है। ये भी लिख लो। पहला गुण है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, विभव समान होता है। एक पहला गुण हो गया, समान होता है, ठीक है। दूसरा है कि समविभव पृष्ठ का विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। समविभव का विभवांतर क्या होता है, समविभव पृष्ठ का विभवांतर क्या होता है, वो होता है 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, समविभव पृष्ठ का कोई कार्य नहीं होता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ का कोई कार्य नहीं होता है, यानी 0 होता है, ये भी 0 होता है। चौथा, समविभव पृष्ठ से मिलने वाले बल रेखाएं हमेशा अपने पृष्ठ पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। लंब मतलब 90 डिग्री का होता है, जो कि आपको फिगर में समझा है, ठीक है। और एक लास्ट है पांचवा कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं कभी एक, ऐसे भी लिख लो, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये हमारा 5 इसका गुण हो गया। तो समविभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से
याद कर लीजिए, बहुत एक बार दो बार पढ़ लोगे तो याद हो ही जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है, तो इसे याद कर लें। तो ये था आप लोग का। अब अगले वीडियो में हम लोग धारिता के समविभव में क्या बोलते हैं, विभव का तो हो गया, अब हम लोग धारिता पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट होता है विभव, अब हम लोग धारिता पढ़ेंगे अगले पार्ट 2 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निरक्षीय स्थिति से कई गुना जाकर के हमारा ये समविभव पृष्ठ और इसका गुण क्या है ये इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन अभी सही निकाल लो, ठीक है। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।